बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्पार्क एक्स एजुकेशन पे। आई होप सब बढ़िया होगे, बढ़िया से तैयारी कर रहे होगे। तो उसी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। हम कर रहे हैं अपना लाइट सीरीज स्टार्ट कर चुकी है, इसमें हमने रिफ्लेक्शन को पूरी तरीके से समझ लिया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन समझ लिए, स्फेरिकल मिरर्स के बारे में समझ लिया, मिरर फॉर्मूलास और मैग्नीफिकेशन के बारे में भी सब कुछ समझ लिया। ठीक है, अगर आपने वो सब लेक्चर्स नहीं देखे बच्चों तो पीछे जरूर जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए और सारे के सारे लेक्चर्स को देखिए, जिससे आपको आगे की चीजें ऐसे समझ में आए। ठीक है, तो हमने अपना दूसरा टॉपिक यानी कि रिफ्रैक्शन को भी स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में यानी कि इससे पहले के लेक्चर में हमने देखा कि रिफ्रैक्शन होता क्या है। तो रिफ्रैक्शन होता है बेंडिंग ऑफ लाइट, यानी कि लाइट का मुड़ जाना। क्या होता है बच्चों? होता है एक टाइप से रिफ्रैक्शन। ठीक है, फिर हमने पढ़ा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में, फिर हमने पढ़ा कि जो स्नेल्स लॉ पढ़ा हमने, फिर हमने पढ़ा कि रिफ्रैक्शन कौन कौन से लॉज को फॉलो करता है। तो हम वहीं से स्टार्ट टू बी कंटिन्यू करते वहीं से कि जब एक रेयर मीडियम होता है, एक होता है डेंस मीडियम। ठीक है, तो जब लाइट रे रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में आती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल झुक जाती है। किधर होती है? टुवर्ड्स द नॉर्मल झुक जाती है। ठीक है, ये बच्चों तो हमने पढ़ा। फिर हमने देखा था कि जब लाइट रे डेंसर मीडियम से, कहां से? डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आती है तो क्या होती है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाती है, यानी कि नॉर्मल से दूर चली जाती है। ठीक है, तो ये बातें हमने पढ़ी यहाँ पर। अब उससे ही आगे रिलेटेड टॉपिक है हमारा रिफ्रैक्शन बाय ग्लास स्लैब। क्या है टॉपिक? रिफ्रैक्शन बाय ग्लास स्लैब, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और फेवरेट टॉपिक है बोर्ड वालों का, जहां से क्वेश्चन हमेशा बनना फिक्स होता है, चाहे आप किसी भी बोर्ड में हो, सीबीएसई हो, एनसीए या फिर गुजरात बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, कहीं भी हो, इससे क्वेश्चन तो एक बार आता ही आता है बोर्ड में, अब तक आ भी चुका है बहुत बार। तो उस टॉपिक को हम समझने का ट्राई करते हैं। तो क्या है हमारा टॉपिक? टॉपिक है रिफ्रैक्शन बाय ग्लास स्लैब, यानी कि ग्लास स्लैब से कैसे रिफ्लेक्शन होगा उसकी बात करना है। ठीक है, तो हमने लिया यहाँ पर एक ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब का मतलब होता है बच्चों एक कांच की सिल्ली, जैसे हम बर्फ की सिल्ली लेते हैं ना, एक रेक्टेंगुलर सिल्ली होती है, देखा होगा आप लोगों ने, दुकानों में आते हैं बड़ी बड़ी सी सिल्लियां होती हैं उसका बर्फ की। तो सेम वैसे ही होती है हमारे पास कांच की, यानी कि ग्लास की एक रेक्टेंगुलर सिल्ली है। ठीक है, रेक्टेंगुलर सिल्ली जिसकी थिकनेस है कितनी? टी। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों क्या दिख रहा है आपको? एक पहला इंटरफेस दिख रहा है हमें, यानी कि ये हमारा पहला इंटरफेस, IN1 बोल देते हैं हम उसको। ये हमारा इंटरफेस नंबर 2। ठीक है, यानी कि ये पहला इंटरफेस। या क्या हो रहा है? देखिए, एक ऊपर मीडियम है, दूसरा मीडियम है, फिर एक और मीडियम आ गया यहाँ पे। तो जो ऊपर वाला मीडियम है हमने उसे लिया है क्या बच्चों? एयर। क्या लिया है? एयर, यानी कि हवा। तो दूसरा मीडियम हमने लिया है ग्लास का, जो कि होता है डेंस होता है किससे? एयर से। इसके बारे में हम आगे समझने वाले अपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टॉपिक में। ठीक है, तो भी यहाँ पे इतना ही समझना है आपको कि जो ग्लास स्लैब है वो डेंस है किससे? एयर से। ठीक है, तो ऊपर भी एयर है, नीचे भी एयर है, बीच में है ग्लास स्लैब। तो यहाँ पे होगा रिफ्रैक्शन बच्चों, बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है? दो ट्रांसपेरेंट मीडियम है और लाइट रे कैसी होगी यहाँ पे? एक रेयर है, एक डेंस है, यानी कि दोनों की ऑप्टिकल डेंसिटी भी अलग अलग है। जब ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग होती है और ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट आती है तो क्या होती है बच्चों? बेंट होती है। उसी फिनोमेना को समझना है यहाँ पे कि देखो बच्चों, हमने क्या किया? हमने क्या किया? एक लाइट रे को इंसिडेंट किया कहां पर? ग्लास स्लैब के ऊपर, यानी कि इंटरफेस नंबर 1 पर। तो जब बच्चों लाइट रे इंटरफेस नंबर 1 यानी कि ग्लास स्लैब पे पड़ी तो क्या होगी यहाँ पर? इसके अंदर जाएगा कि रिफ्रेक्ट होगी। क्यों होगी? क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है। ऊपर का मीडियम एयर है, नीचे का मीडियम क्या है? ग्लास। तो मीडियम चेंज हुआ तो यहाँ पे क्या होगा? रिफ्रेक्शन होगा। लेकिन किस डायरेक्शन में होगा वो देखते हैं कि यहाँ पे N1 कैसा है बच्चों? छोटा है। किससे? N2 से, यानी कि N1 है रेयर मीडियम और N2 है डेंस मीडियम। तो जब भी रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में लाइट जाती है तो क्या होती है? टुवर्ड्स द नॉर्मल झुक जाती है। तो देखिए रेड लाइट आप देखिए यहाँ से टुवर्ड्स द नॉर्मल झुक गई। ठीक है, फिर क्या हो रहा है? लाइट रे आगे जा रही है। ये लाइट रे अब कहां से जा रही है बच्चों? इंटरफेस नंबर 2 पे पड़ी, यानी कि दूसरे इंटरफेस पे पड़ी। तो दूसरे इंटरफेस पे क्या होगा बच्चों कि जब डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में गई, कहां पर गई? डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में गई तो क्या होगा बच्चों? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये रहा नॉर्मल अपना N2, इसे हमने बोला N2। नॉर्मल 2 से क्या होगी? अवे चली गई, यानी कि दूर चली गई। ठीक है, तो इसका मतलब, इस पढ़ने का मतलब क्या था बच्चों? ये लाइट रे आनी चाहिए थी सीधी सीधी, यहां से यहां जानी चाहिए थी। अगर आप यहां पर अपनी आंख रखकर देखते तो आपको लाइट रे यहां दिखनी चाहिए थी, बट
बाई द बीच में क्या आया आपके ग्लास स्लैब आया, इसलिए लाइट क्या हो गई यहाँ पे दिखेगी हमें, यानी कि ठीक है। अगर आप अपनी आंख यहाँ पे लगाओगे तो आपको दिखने वाला नहीं है, लेकिन दिखेगा कहाँ पे, यहाँ पे। तो यहाँ पे बच्चों देखो अपना एंगल है इंसिडेंस एंगल, क्या बोलेंगे इसे आई। फिर यहाँ पे क्या होगा रिफ्रैक्टिव एंगल आएगा आर। फिर बच्चों यहाँ पे क्या होगा, आप बताइए को कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं अल्टरनेट एंगल्स, तो क्या होता है ये एंगल और ये एंगल सेम होता है, तो यानी कि ये आर एंगल और ये आर एंगल भी सेम होगा, ठीक है। तो लाइट रे बाहर आई, तो लाइट रे जो बाहर आई वो क्या है यहाँ पर ई, इसे बोलेंगे ई, यानी कि इमर्जेंट एंगल। क्यों इमर्जेंट बोलेंगे, क्योंकि लाइट क्या हो रही है, इमर्ज यानी कि बाहर आ रही है। तो बाहर आने वाली लाइट से जो एंगल बना, बाहर आने वाली लाइट से जो एंगल बना उसे हम क्या बोलेंगे, इमर्जेंट एंगल, और इस रे को क्या बोलेंगे, इमर्जेंट रे, ठीक है। तो बच्चों आपने देखा यहाँ पे कि हमें यहाँ से नहीं दिखकर यहाँ पर दिख रहा है, तो यानी कि कुछ ना कुछ शिफ्ट हुआ है, लाइट को यहाँ आना चाहिए था लेकिन आई यहाँ पर, तो इससे जो शिफ्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, लेटरल शिफ्ट। क्या बोलते हैं, लेटरल शिफ्ट, जिसे डिनोट करते हैं डी से। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से देखते हैं, लाइट रे इंसिडेंट हुई हमारी ग्लास स्लैब पे एंगल आई बनाते हुए, फिर ये क्या हुई बच्चों, बेंट हुई टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि आ रही थी रेयर से डेंसर में, तो यहाँ पे बना एंगल आर। फिर ये निकली कहाँ पर, ये सेकेंड इंटरफेस पे पड़ी, और सेकेंड इंटरफेस से कहाँ जा रही है, एयर में, यानी कि डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में। जब डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, तो यहाँ पे अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रही है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे देखने को मिला कि हमें लाइट रे, जो हमने एज्यूम किया था कि लाइट रे हमें यहाँ मिलनी चाहिए थी, लेकिन वहां ना मिलकर हमें कहाँ पर मिली, यहाँ पर मिली। और इस दोनों रे के बीच में एक डिस्टेंस है, इसे हमने बोला लेटरल शिफ्ट, यानी कि लाइट रे इतना शिफ्ट हो चुकी है। तो आई होप इतना समझ में, इसके टर्म्स को हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो टर्म्स है नंबर 1 N1, N1 क्या है बच्चों अपना, नॉर्मल नंबर 1, क्या बोलेंगे इसे, नॉर्मल 1। सेम फॉर N2 भी होगा, नॉर्मल 2। फिर है हमारे पास I, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंस एंगल। फिर होता है बच्चों IR, यानी कि इंसिडेंट रे। फिर आता है बच्चों हमारा R, यानी कि रिफ्रैक्टिव, बोलते जाना रिफ्रैक्टिव एंगल। फिर आता है क्या बच्चों हमारे पास, फिर आता है हमारे पास E, जिसे हम बोलते हैं इमर्जेंट एंगल। फिर आता है हमारे पास क्या, ER, यानी कि ER क्या होता है बच्चों, इमर्जेंट रे। एंड नेक्स्ट आता है हमारे पास लेटरल शिफ्ट, जिसे हम डिनोट करते हैं डी से, इसे क्या बोलते हैं, लेटरल शिफ्ट, जिसे हम बोल सकते हैं ऑप्टिकल शिफ्ट, ऑप्टिकल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन आपके बुक में लिखा हुआ है लेटरल शिफ्ट, तो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं लेटरल शिफ्ट के बारे में। तो आगे भी इतना समझ में आया होगा। N1 नॉर्मल है, N2 नॉर्मल है, I इंसिडेंस रे है, E हमारा IR इंसिडेंट रे है, R रिफ्रैक्टिव एंगल है, E इमर्जेंट रे है, ER हमारा इमर्जेंट रे है, और D है हमारा लेटरल शिफ्ट। तो यहाँ पे हमारा मतलब था लेटरल शिफ्ट के बारे में पढ़ना, कि लेटरल शिफ्ट क्या है। लेटरल शिफ्ट था कि हमें देखना यहाँ था, लाइट रे दिखनी यहाँ चाहिए थी, लेकिन दिखी कहाँ पर, यहाँ पर। तो यही आपको लिखना है बाय द वर्ड्स, एग्जाम में जब आए अपने वर्ड्स में लिखना है इस चीज़ों को जो हमने यहाँ पर पढ़ा, इन सब चीज़ों को मेंशन करना है, डायग्राम अच्छे से बनाना है, तो आपको 4 मार्क्स या 3 मार्क्स, जितने मार्क्स से क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे गए हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखते हैं लेटरल शिफ्ट डिपेंड किस पे करता है। लेटरल शिफ्ट कई बार क्वेश्चन बोर्ड में आ जाता है, लेटरल शिफ्ट डिपेंड किस पे करता है, उसको हम देखते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखते हैं लेटरल शिफ्ट डिपेंड करता है, इसे नोट कर लीजिए आप, और नहीं नोट किया हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप, जो भी करना आप कर लीजिए, मैं इसे मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट आ रहा है हमारा लेटरल शिफ्ट, यानी कि लेटरल शिफ्ट डिपेंड किस पे करता है। तो हम लिखते हैं लेटरल शिफ्ट डिपेंड करता है, यानी कि डी डिपेंड करता है, फर्स्ट केस में बोलते हैं डी डिपेंड करता है थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। जितनी ज्यादा थिकनेस होगी उतना ज्यादा क्या होगा, हमारा लेटरल शिफ्ट बढ़ता जाएगा, यानी कि डी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। कैसे, जितना ज्यादा थिकनेस ऑफ ग्लास बढ़ता जाएगा, यानी कि डी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। दूसरा आता है हमारे पास डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंसिडेंस एंगल, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे तो भी क्या होगा, हमारा लेटरल शिफ्ट भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे डी बढ़ाएंगे, जैसे जैसे इंसिडेंस एंगल बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा हमारा डी, यानी कि लेटरल शिफ्ट भी बढ़ता है, यानी कि रे दूर जाती दिखाई पड़ेगी, यानी कि दूर, यानी कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। थर्ड केस आता है हमारा जिसमें डी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन।
तो आप बोलो सर एन तो ग्लास का सेम होता है। नहीं बच्चों, अलग अलग टाइप के आपको पता है ग्लास भी आते हैं, क्राउन ग्लास, अलग अलग टाइप ग्लास में रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स क्या होता है उनका अलग अलग होता है। तो रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स पे भी डिपेंड करता है कि लेटरल शिफ्ट कैसा होगा, यानी कितना ज्यादा होगा। और फोर्थ आता है कलर ऑफ लाइट, यानी कि हम बोल सकते हैं डी डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है n1/λ। इसको हम नहीं समझेंगे, ये 12th का सिलेबस है, इसको अभी रहने देते हैं। ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि थिकनेस पे डिपेंड करेगी, जितनी ज्यादा थिकनेस होगी उतना ज्यादा क्या होगा, लेटरल शिफ्ट मिलेगा। जितनी ज्यादा इंसिडेंस एंगल होगा, जितनी ज्यादा तिरछी लाइट आप गिराओगे उस पर, उतना ज्यादा क्या होगा, हमें लेटरल शिफ्ट मिलने वाला है। थर्ड है जितना ज्यादा ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा हमें थिकनेस मिलता जाएगा। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम देखने वाले अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब तक हमने देखा था हमने रिफ्रैक्शन बाय ग्लास स्लैब। ठीक है, तो वहां तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कोई दुख दर्द पीड़ा कष्ट जो भी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसकी हम बहुत देर से बातें करते हैं। जब से रिफ्रैक्शन स्टार्ट हुआ था अपना टॉपिक, तब से ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बार बार वर्ड आ रहा था। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वर्ड होता क्या है उसको देखते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वर्ड को हम बोलते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी भी, क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने पढ़ा था रेयर मीडियम और डेंस मीडियम, दो चीजें हमने पढ़ी थी, एक होता है रेयर मीडियम, एक होता है डेंस मीडियम। ठीक है, तो जो ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम, यानी कि दो मीडियम में स्पीड की लाइट का रेशियो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, दो मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो, यानी कि अलग अलग रेशियो होगा दोनों मीडियम में, तो उस रेशियो को क्या बोलेंगे हम लोग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसको हम समझते हैं। इससे हम बोलते हैं रेयर मीडियम। क्या बच्चों, रेयर मीडियम का मतलब होता है जहां पर पार्टिकल्स कैसे हैं, दूर दूर है। तो आप समझो आपको गाड़ी दे दी और रोड खाली है पूरी, कुछ ही गाड़ियां हैं बीच में, रोड पूरी तरीके से खाली है, यानी कि कुछ गाड़ियां हैं बीच में, तो आपकी स्पीड कैसी होगी बच्चों, ज्यादा होगी। बाई चांस आप स्लो चलाते हो बात अलग है, लेकिन आपकी स्पीड कैसी होगी, प्रैक्टिकली ज्यादा होगी, क्योंकि कैसा है, रोड खाली है। ठीक है, वहीं आपको एक ट्रैफिक वाला रोड दे दिया जाए तो आपकी स्पीड कैसी होगी बच्चों, स्लो हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो वही है यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट जब रेयर मीडियम में होती है तो उसकी स्पीड कैसी होती है, ज्यादा होती है, लेकिन जब वो डेंस मीडियम में आती है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, स्लो। तो हम यहाँ पे लिखते हैं हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है एक टाइप से, बोल सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू होता है स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, यानी कि m1 बोल दे उसे हम, अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक है, अगर पहला रेयर हुआ या दूसरा डेंसर हुआ तो आपको पता ही है। ठीक है, स्पीड लाइट किस में ज्यादा होगी, रेयर में, और कम किस में होगी, डेंसर में। ठीक है, तो ये आपको ये आयो पिता समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं दो टाइप के हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी होते हैं। क्या होते हैं, दो टाइप के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी होते हैं बच्चों। पहला आता है हमारा एब्सोल्यूट, क्या आता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात होगी तब होगी जब हमारा लाइट रे कहां से आ रहा हो, वैक्यूम से आ रहा हो। कहां से, वैक्यूम से आ रहा हो किसी अदर मीडियम में। वैक्यूम से जब लाइट रे अदर मीडियम में आती है तो उस टाइम जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के आ रहा है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, जैसे हम लिख सकते हैं अपना एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल सकते हैं बच्चों, क्या बोल सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी एम ले लो आप, मीडियम ले लो, एम मतलब तो मीडियम हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि एब्सोल्यूट क्या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जो वैक्यूम में लाइट की स्पीड कितनी होती है आपको पता ही है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो सबसे ज्यादा जो लाइट की स्पीड होती है कहां पे होती है, जो वैक्यूम में होती है, उससे ज्यादा लाइट की स्पीड नहीं हो सकती, अब तक प्रूवन है इतना। ठीक है, तो जब भी लाइट किसी मीडियम में आएगी तो बाई उसकी जो स्पीड होगी वो कम ही होगी। ठीक है, कहां से कंपेयर करने पे, तो स्पीड लाइट इन वैक्यूम से। ठीक है, तो जब स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में और उसका दूसरा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम का रेशियो जो होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, एब्सोल्यूट
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, तो इसे बोलेंगे हम एब्सोल्यूट, यानी कि एकदम फिक्स है, ये फिक्स ही होगा, यानी कि आप अलग अलग मीडियम के लिए निकालोगे तो ये फिक्स ही आने वाला है हमेशा। आप एयर के लिए निकालोगे तो 1 आएगा, आप कांच के लिए निकालोगे तो 1.33 आएगा, वाटर के निकालोगे तो 1.43 समथिंग ऐसा आएगा। ठीक है, तो वहां पर आपको जो एब्सोल्यूट आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो हमेशा सेम ही आएगा। सेकंड आता है अपना कंपैरेटिव। कंपैरेटिव आपको पता है कंपेयर करना है, कंपेयर करना है किससे, दो मीडियम्स को आपस में। सपोज करो मैं बता रहा हूं आपको कि मैं अपने घर में सबसे लंबा हूं, ठीक है, मेरी हाइट है सबसे बड़ी, ठीक है, क्या मैं हम सबके लिए सबसे बड़ा हूंगा? मेरे से भी कोई लंबा होगा ना, इस दुनिया में मेरे से भी कोई लंबा होगा, यानी कि उसके लिए क्या हूं मैं, उससे तो छोटा हूं, लेकिन अपने घर वालों से क्या हूं, बड़ा हूं, और वो जो छोटा है वो भी किसी ना किसी से बड़ा होगा, यानी कि एक दूसरे के कंपेयर में ये चीजें नापी जा रही है। आप हाइट कैसे नापते दूसरे की, एक दूसरे के कंपेयर में, यानी कि मैं इससे लंबा हूं, ये मैं इससे छोटा हूं। ठीक है, तो सेम कंडीशन यहाँ पे कंपैरेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में भी आएगा कि जब लाइट दो मीडियम्स में जाएगी, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो वहां पे कंपेरिजन होगा। जैसे सपोज करो ये हमारा ऊपर वाला है N1, इसे हम बोलते हैं एयर। क्या है हमारा ऊपर एयर है, यानी कि इसे हम 1 मीडियम बोलते हैं। नीचे ले लेते हैं वाटर, क्या ले लेते हैं, यहाँ पे साफ नहीं दिख रहा है, आप इसको नोट कर लीजिए, मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ। तो क्या है कंपैरेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, कंपेयर करना है दूसरे को। सपोज करो ये अपना है फर्स्ट मीडियम, इसे हमने लिया एयर, इसे बोला 1 नंबर, इसे बोला वाटर, क्या बोला, वाटर बोला 2। तो स्पीड ऑफ लाइट मान लेते हैं इसमें थी हमारी v1, क्या थी, v1, इसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या हो गई हमारी v2, क्या हो गई स्पीड ऑफ लाइट v2। तो हम यहाँ पे बोलेंगे n के कंपैरिजन में, यानी कि 1 के कंपैरिजन में 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, तो n1 के कंपैरिजन में 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि 1 के कंपैरिजन में 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, n21 इज इक्वल टू होगा v1 बाई में v2, क्या होगा v1 बाई में v2, यानी कि जो स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 1 में होगी डिवाइड बाई में स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 2। अगर हम बोले दूसरा कंपेयर करें तो स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 किसके कंपेयर में, 2 के कंपेयर में, तो क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। तो बाई चांस जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है n इज इक्वल टू होता है c अपॉन में v, जिसे हम न्यू से भी डिनोट करते हैं, यानी कि c क्या है हमारा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जो इसके लिए होगा। बाकी ये दोनों फॉर्मूले किसके लिए यूज होने वाले हैं, इसके लिए यूज होने वाले हैं। सपोज करो आपको दिया है एक n फाइंड करना है आपको n21, जिसमें आपको फर्स्ट स्पीड दी हुई है, v1 की वैल्यू दी हुई है, सॉरी यहाँ पे अगर आपको n21 दिया हुआ है पहले से, ठीक है, 1.33, आपको v1 दिया हुआ है 2 × 10⁸, तो आपको v2 फाइंड करना है। तो क्या आप फाइंड कर सकते हैं, यस बिल्कुल, इस फॉर्मूले में रखिए आप और फाइंड हो जाएगा। ठीक है आपको, तो आई होप इतना आपको समझ में आएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, एक टाइप से कंपैरिजन है, क्या है ये जो है कंपैरेटिव वाला है, कंपैरिजन है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट कितनी फास्ट ट्रेवल कर रही है। ठीक है, तो हमने एब्सोल्यूट में क्या पढ़ा कि स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन दूसरे मीडियम में। ठीक है, तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो वीडियो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई डाउट हो आपको तो कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर डालिए, जिससे हम आपको, या फिर कोई प्रॉब्लम हो या फिर कोई और सजेशंस हो आपको हमारी वीडियो में, तो जिससे हम आगे अपने आपको इम्प्रूव कर सके और आपको अच्छे से समझा सके। तो अगर आपको समझ में आया तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।